यह कहानी एक छोटे से गांव में शुरू होती है, जहां ढाबा चलाने वाला गरीब रामू अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत करता है। उसका ढाबा भले ही साधारण हो, लेकिन वहां के खाने में स्वाद और दिल की सच्चाई बसी है। यह है रामू का ढाबा, छोटा, साधारण, पर दिल से भरा हुआ। गांव के किनारे बसे इस ढाबे में हर वो इंसान आता है जो भूख से बेहाल होता है और स्वाद की तलाश करता है। आज कितने दिन हो गए, ग्राहक आते ही नहीं। शायद इस बार भी दिन खाली जाएगा। तभी अचानक एक आवाज आती है। रामू भाई, एक थाली दाल रोटी मिलेगी? रामू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है और वह तेजी से अपने किचन में जुट जाता है। गांव में एक अमीर आदमी, धनिया सिंह, एक बड़ा और आलीशान ढाबा खोलता है। उसकी दुकान में चमक धमक, बड़ी सजावट और अलग अलग व्यंजन होते हैं। वह रामू के ढाबे के सामने ही अपनी दुकान लगाता है और धीरे धीरे लोग उसके ढाबे में ज्यादा आने लगते हैं। धनिया सिंह ने बड़ा और महंगा ढाबा खोल दिया। अब गांव वाले रामू के ढाबे को छोड़कर वहां जाने लगे। रामू का ढाबा धीरे धीरे खाली होने लगता है। लोग अब अमीर धनिया सिंह के आलीशान ढाबे में जाते हैं। रामू चिंतित होकर अपने खाली ढाबे को देखता है। मेरा ढाबा अब कैसे चलेगा? लोग तो अब वहां जाने लगे हैं। अब मेरा घर कैसे चलेगा? रामू हिम्मत नहीं हारता। वह अपनी दुकान में पहले से ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आता। एक दिन एक साधु बाबा उसके ढाबे में आते हैं। रामू बेटा, बहुत सुना है तेरे ढाबे के बारे में। क्या मुझे खाना मिलेगा? जी बाबा, जरूर मिलेगा। मेरे पास कुछ ग्राहक नहीं आ रहे हैं, पर आपकी सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य है। रामू बाबा को अपने ढाबे की सबसे स्वादिष्ट दाल रोटी परोसता है। साधु बाबा खाना खाकर खुश हो जाते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारे दिल में ईमानदारी है। वक्त आने पर तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। एक दिन धनिया सिंह के ढाबे में कुछ ग्राहक खाना खाकर बीमार पड़ जाते हैं। पता चलता है कि धनिया ने अपने ढाबे में मिलावट और घटिया सामान इस्तेमाल किया था। यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है और लोग उसके ढाबे से दूर जाने लगते हैं। हमसे गलती हो गई जो रामू का ढाबा छोड़कर यहाँ आए। रामू भाई का खाना ही सबसे अच्छा है, सस्ता और शुद्ध। गांव वाले अब फिर से रामू के ढाबे पर लौट आते हैं। रामू का ढाबा फिर से चलने लगता है। लोग उसकी तारीफ करते हैं और उसका ढाबा पहले से भी ज्यादा लोकप्रिय हो जाता है। रामू के चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान होती है। रामू की मेहनत और ईमानदारी ने आखिरकार उसे उसकी मेहनत का फल दिया। चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई और मेहनत का रास्ता कभी गलत नहीं होता। रामू भाई, अब से हम हमेशा तुम्हारे ढाबे पर ही आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मेरा ढाबा आप सबके लिए ही है। रामू अपने ढाबे में खुश होकर सभी को खाना परोसता है। इस कहानी से हम सीखते हैं कि सच्चाई और मेहनत का कोई मुकाबला नहीं होता। पैसा और दिखावा ज्यादा समय तक नहीं टिकते, लेकिन ईमानदारी का स्वाद हमेशा याद रहता है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी, जिसका नाम माई गंगूबाई था। माई गंगूबाई दिखने में भले ही कमजोर और बूढ़ी हो, लेकिन उसकी चतुराई और बुद्धिमानी पूरे गांव में मशहूर थी। उसकी चालाकी और दूरदर्शिता की वजह से लोग उसे प्यार और सम्मान से चतुर बुढ़िया कहते थे। वह अक्सर गांव के लोगों की समस्याओं का हल निकालने में उनकी मदद करती थी। चाहे कोई विवाद हो, जमीन का मामला हो या रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियां, गंगूबाई की सलाह सबसे कारगर मानी जाती थी। हालांकि माई गंगूबाई के कई प्रशंसक थे, लेकिन कुछ लोग उसकी बढ़ती लोकप्रियता से जलने लगे थे। गांव के मुखिया ठाकुर साहब, जो काफी अमीर और घमंडी व्यक्ति थे, बुढ़िया की इस लोकप्रियता से चिढ़ते थे। उन्हें यह बात खलती थी कि एक गरीब और बूढ़ी औरत कैसे पूरे गांव में इतनी इज्जत पा सकती है। ठाकुर साहब के दो खास आदमी, बलराम और श्यामलाल, भी इस बात से परेशान थे कि गंगूबाई हर मुश्किल का हल निकाल लेती थी और वे उसे किसी तरह से नीचा दिखाना चाहते थे। एक दिन ठाकुर साहब ने बलराम और श्यामलाल को बुलाया और कहा, गंगूबाई की इस चतुराई का कुछ करना होगा। उसे हराकर गांव वालों को दिखाना होगा कि उसकी चतुराई कुछ भी नहीं है। बलराम और श्यामलाल ने सोचा और कुछ देर बाद एक योजना बनाई।
वे गंगूबाई की बुद्धिमत्ता को चुनौती देकर उसे सबके सामने बेइज्जत करने का फैसला किया। दोनों ने तय किया कि वे गंगूबाई के सामने कुछ कठिन सवाल पेश करेंगे, जिन्हें सुलझाना आसान नहीं होगा। अगर गंगूबाई उन सवालों का सही जवाब नहीं दे पाई, तो गांव वाले समझ जाएंगे कि उसकी चतुराई सिर्फ दिखावा है। बलराम और श्यामलाल ने 3 सवाल सोचे, जो उन्हें लगा कि गंगूबाई के बस की बात नहीं होगी। सवाल कुछ इस प्रकार थे। 1. इस धरती पर सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाली चीज क्या है? दूसरा, इस संसार में सबसे कीमती चीज क्या है जिसे खरीदा नहीं जा सकता? तीसरी, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा दूसरों की मदद करती है पर खुद कभी किसी से कुछ नहीं लेती? दोनों आदमी यह सोचकर खुश थे कि गंगूबाई इन सवालों का जवाब नहीं दे पाएगी और फिर वे उसे सबके सामने बेइज्जत कर सकेंगे। अब उनकी योजना को अंजाम देने का वक्त आ गया था। उन्होंने गांव वालों को भी इस बात की खबर दी कि वे गंगूबाई की परीक्षा लेने वाले हैं। गांव वाले भी इस परीक्षा को देखने के लिए उत्सुक हो गए और सब इकट्ठे हो गए। गांव के चौपाल में सभी लोग इकट्ठे हो गए। ठाकुर साहब, बलराम और श्यामलाल भी वहां पहुंच गए। सबकी निगाहें गंगूबाई पर थीं, जो अब धीरे धीरे चौपाल की ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल धीमी जरूर थी, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और मुस्कान थी। गांव वालों ने गंगूबाई का स्वागत किया और उसे बैठने को कहा। बलराम ने आगे आकर कहा, माय गंगूबाई, तुम्हारी चतुराई के चर्चे हम सब ने सुने हैं। आज हम तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते हैं। अगर तुम हमारे सवालों का सही उत्तर दे पाई तो हम मान लेंगे कि तुम सच में चतुर हो, लेकिन अगर नहीं तो गांव वाले समझ जाएंगे कि तुम्हारी चतुराई सिर्फ एक छलावा है। पूछो बेटा, मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से तुम्हारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगी। माई, बताओ कि इस धरती पर सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाली चीज क्या है? बेटा, इस धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाली चीज है विचार। इंसान का विचार इतनी तेजी से दौड़ता है कि वह एक ही पल में कहीं से कहीं पहुंच सकता है। चाहे तुम जहां भी हो, तुम्हारा विचार पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है। कोई भी चीज उससे तेज नहीं हो सकती। बलराम गंगूबाई के इस जवाब से हैरान रह गया। उसने सोचा था कि गंगूबाई कोई साधारण उत्तर देगी, लेकिन उसका जवाब बहुत गहरा था। गांव वाले भी यह सुनकर सहमति में सिर हिलाने लगे। माई, अब मेरे सवाल का जवाब दो। इस संसार में सबसे कीमती चीज क्या है जिसे खरीदा नहीं जा सकता? बेटा, इस संसार में सबसे कीमती चीज है समय। समय को तुम चाहे कितने भी पैसे खर्च कर लो, खरीद नहीं सकते। एक बार जो समय बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय सबसे अनमोल है। इसे खोना आसान है, लेकिन पाना असंभव। ठाकुर साहब, जो इस पूरी योजना के प्रमुख थे, उन्होंने गंगूबाई से आखिरी सवाल पूछा। माई, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा दूसरों की मदद करती है पर खुद कभी किसी से कुछ नहीं लेती? बेटा, ऐसी चीज है वृक्ष। एक पेड़ हमेशा दूसरों की मदद करता है। वह छाया देता है, फल देता है, लकड़ी देता है और यहाँ तक कि अपनी पत्तियां और जड़ें भी लोगों के लिए समर्पित करता है। लेकिन बदले में वह कभी कुछ नहीं मांगता। पेड़ निस्वार्थ सेवा करता है, यही उसकी महानता है। यह सुनकर ठाकुर साहब और उनके साथी बलराम और श्यामलाल चुप हो गए। उन्होंने सोचा था कि गंगूबाई को इन सवालों से फंसाया जा सकता है, लेकिन गंगूबाई ने अपनी चतुराई और जीवन के अनुभव से उन्हें गलत साबित कर दिया। गांव वाले गंगूबाई की तारीफ करने लगे और तालियां बजाने लगे। सबको यह बात समझ में आ गई कि गंगूबाई केवल एक साधारण बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि उसकी सोच और बुद्धिमत्ता अद्वितीय थी। इस हार से ठाकुर साहब को शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गंगूबाई से माफी माई, मांगी। हमें तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमानी का अंदाजा नहीं था। हम गलती पर थे और हम शर्मिंदा हैं कि हमने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। बेटा, गलती करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन अपनी गलती को समझकर माफी मांगना बहुत बड़ी बात होती है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जीवन में हर किसी को सीखने का मौका मिलता है। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी सोच और नजरिए से किसी का अपमान न करें। इस घटना के बाद गंगूबाई का सम्मान और भी बढ़ गया। गांव वाले उसकी बुद्धिमानी और चतुराई की और भी ज्यादा कद्र करने लगे।
अब कोई भी उसे कमजोर या साधारण औरत नहीं मानता था। हर किसी को यह एहसास हो गया था कि गंगूबाई की चतुराई उसकी उम्र या स्थिति से कहीं अधिक मूल्यवान थी। गांव के युवा भी उससे जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखने के लिए उसके पास आते थे। गंगूबाई ने सभी को यह सिखाया कि जीवन में अनुभव से बड़ी कोई चीज नहीं होती। समय के साथ जो ज्ञान और समझ मिलती है वह किताबों से नहीं सीखी जा सकती। उन्होंने यह भी सिखाया कि चतुराई केवल बातें बनाने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी एक परेशानी थी, वो लालची था। ये बात पूरे गांव को पता थी कि रामू जैसा लालची कोई नहीं। अगर मुझे ज्यादा सोना मिल जाए तो मैं इस गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊं। फिर ना मुझे काम करना पड़ेगा, ना किसी से उधार लेना पड़ेगा। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी रामू के खेत के पास आता है। उसके हाथ में एक झोला और एक छड़ी होती है। बेटा, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो क्या? मैं बहुत दूर से आया हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा, लीजिए। अरे ये पेड़ तो बहुत अच्छी छांव देता है। क्या मैं इसके नीचे आराम कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा। ये पेड़ तो काफी पुराना है। इसके नीचे तो यहाँ से गुजरने वाले सब यहाँ आराम करते हैं। बूढ़ा आदमी पेड़ के पास बैठता है और ध्यान से रामू को देखता है। तुम अपने खेत में बहुत मेहनत करते हो, पर क्या तुम्हें पता है कि ये पेड़ जादुई है? जादुई कैसे? यह पेड़ तुम्हारी मनचाही चीज दे सकता है, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? जो भी मिलेगा वह केवल जरूरत के लिए होगा। लालच करोगे तो सब खत्म हो जाएगा। जी बाबा, मुझे जरूरत भरी चाहिए। बूढ़ा आदमी छड़ी से पेड़ को छूता है। पेड़ से चमक निकलती है। अब ये पेड़ तुम्हारा है। अपनी जरूरत बताओ और पेड़ से मांग लो। रामू ने पहले लालच न दिखाते हुए फल और अनाज मांगा, तो पेड़ ने उसे वो सब दे दिया। वो सब कुछ लेकर घर पर अपनी पत्नी को दिखाता है और खेत में जो कुछ हुआ अपनी पत्नी को बताता है। अब मेरे दिन बदल गए हैं। अब मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कुछ दिन बाद रामू लालच में आ जाता है और मन ही मन सोचता है कि अगर ये पेड़ थोड़ा और सोना दे दे तो मैं पूरे गांव का राजा बन सकता हूँ। रामू पेड़ के पास जाता है और बड़ी मांग करता है। हे पेड़, मुझे 100 सोने की गिन्नियां दे दो। पेड़ अचानक कांपने लगता है और बोला कि लालच बुरी बला है रामू, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। अब देखो क्या होता है। पेड़ के सारे फल सूख जाते हैं, जमीन बंजर हो जाती है। रामू घबरा जाता है। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच किया। तभी वहां बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट होता है। रामू, ये पेड़ तुम्हें एक सबक सिखाने के लिए था। जो कुछ भी हमारे पास है उसकी कदर करनी चाहिए। लालच हमें सब कुछ खोने पर मजबूर कर देता है। आप सही कह रहे हैं बाबा। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है और अपनी छड़ी से पेड़ को फिर से हरा भरा बना देता है। याद रखना, जो मिला है उसी में संतोष करना सबसे बड़ी खुशी है। रामू खुश होकर पेड़ की देखभाल करने लगता है। गांव वाले भी उसकी तारीफ करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास है उसकी कदर करनी चाहिए। किशनपुर नाम के छोटे से गांव में चारों ओर हरियाली और शांति बनी रहती है। लेकिन इस गांव में एक शख्स है जो अपनी चालाकी और लालच के लिए जाना जाता है। नाम है लाला राम, जो गांव का कबाड़ी वाला है। वह घर घर जाकर पुरानी चीजें खरीदता है, लेकिन सस्ते में। वह हमेशा गरीबों का फायदा उठाकर खुद का मुनाफा बढ़ाने में लगा रहता है। लाला राम गांव का लालची कबाड़ी वाला, जो हर छोटी से छोटी चीज में अपना फायदा ढूंढता है। लेकिन क्या आपको पता है उसकी लालच उसे कहाँ ले जाएगी? लाला राम गांव के घर घर जाकर पुरानी चीजें खरीद रहा है।
तभी एक घर के बाहर एक गरीब किसान उससे अपने पुराने बर्तन बेचने आता है। लाला राम भाई, ये पुराने बर्तन ले लो, हमें पैसे की बहुत जरूरत है। अरे भाई, ये तो बिल्कुल बेकार है। चलो 20 रुपए दे देता हूँ। किसान उदास होकर सामान दे देता है और चला जाता है, जबकि लाला राम मन ही मन खुश होकर सोचता है कि इस सामान को वह महंगे दामों में बेचेगा। अरे वाह, इसे तो 200 रुपए में आराम से बेच दूंगा। लाला राम का लालच दिन ब दिन बढ़ता जाता है। वह गांव के हर घर से सस्ते में सामान इकट्ठा करता है और शहर में ऊंचे दामों पर बेचता है। धीरे धीरे वह गांव में बदनाम होने लगता है, लेकिन लोग मजबूरी में उसी से सामान बेचते हैं। लाला राम बहुत धोखेबाज है। उसने मेरा सारा सामान सस्ते में खरीद लिया और शहर में जाकर महंगे में बेच दिया। लेकिन क्या करें, यहाँ दूसरा कबाड़ी वाला नहीं है। एक दिन लाला राम को एक बड़ा और अनमोल सा दिखने वाला फर्नीचर मिलता है। वह इसे किसी गांव के बूढ़े आदमी से सस्ते में खरीद लेता है, सोचते हुए कि इसे बेचकर वह अमीर बन जाएगा। अब तो मेरा समय आ गया है। ये फर्नीचर मुझे बहुत पैसा देगा। लाला राम उस फर्नीचर को लेकर शहर के बड़े व्यापारी के पास जाता है। वहाँ व्यापारी उसे देखकर बड़ा सौदा करने की बात करता है। ये बहुत कीमती लगता है। इसे सही कीमत पर बेचने के लिए हमें एक विशेषज्ञ की राय लेनी होगी। लाला राम बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि अब वह बहुत सारा पैसा कमाने वाला है। लेकिन जैसे ही विशेषज्ञ आता है और उस फर्नीचर की जांच करता है, एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। ये तो नकली है, इसका कोई मूल्य नहीं है। लाला राम का चेहरा उतर जाता है। उसकी आंखों में भय और निराशा छा जाती है। नकली? ये कैसे हो सकता है? तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की, निकल जाओ यहाँ से। लाला राम गांव लौट आता है, लेकिन अब उसकी लालच की कहानी गांव में फैल चुकी है। अब कोई भी उससे सामान नहीं बेचता। सब लोग उसकी चालाकी और लालच को जान चुके हैं। लाला राम टूटे हुए सपनों के साथ अपने पुराने ढेर के पास बैठा रहता है। लाला राम ने हमें धोखा दिया, अब हम उससे कुछ भी नहीं बेचेंगे। सिर्फ अपने लालच के लिए उसने हमें इस्तेमाल किया। अब वो अपने अंजाम को पहुंच गया है। लाला राम अपने कबाड़ के ढेर के बीच बैठा पछताता है और अपने किए पर सोचता है, काश मैंने इतना लालच न किया होता। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। लाला राम को उसके लालच ने बर्बाद कर दिया। उसने ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए लोगों को धोखा दिया, लेकिन अंत में उसका खुद का नुकसान हो गया। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और सच्चाई का कोई विकल्प नहीं।